बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर से अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है चैप्टर नंबर 4 द सेल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, उसके प्रीवियसली 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। द स्ट्रक्चर of a generalized से मुराद यहाँ पे ली जा रही है कि जो हम यहाँ पे वो बातें डिस्कस करेंगे जो जनरल सेल यानी हर सेल के अंदर आपको मिल जाएंगी। जनरलाइज्ड सेल, तो हम जनरलाइज्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर सेल के ऊपर है और यहीं से आप लोगों की बेस बननी होती है। लिहाजा ये जो इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग दो जनरलाइज सेल देखेंगे। अब आजकल की जो टेक्निक्स हमारे पास आ गई हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा कि क्योंकि आम तौर पे जो सेल्स होते हैं वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इसी वजह से हम लोगों को माइक्रोस्कोप की जो है ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सेल को देख सकें। अब माइक्रोस्कोप जो है हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। हम अगर सेल को देखना चाहें तो हम लोग सेल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और हम चाहें तो सेल को ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी उसको देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन में ये बता दें कि हम सेल को इस तरीक़ों से देख सकते हैं। आज क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है, तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हमें आज अवेलेबल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमें आज अवेलेबल है, तो हम लोग जो है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सेल को, ऑब्ज़र्व हम कर सकते हैं सेल को ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं, बल्कि सेल के अंदर क्या है, ठीक है, सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सेल कंपोनेंट्स से मुराद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऑर्गेनल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग डिटेल में उनको भी स्टडी किया जा सकता है। एक वक्त था कि सेल का ही नहीं पता था, फिर सेल का पता लगा, फिर न्यूक्लियस का पता, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग उसके अंदरूनी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम लोग देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए, फ्रैक्शन कहते हैं छोटे छोटे हिस्से करना, ये उसी से वर्ड निकला है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास इसके 2 स्टेप्स हैं, इसको 2 स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बुक के हवाले से। एक को हम लोग कहते हैं होमोजेनाइजेशन, और दूसरा हम उसको लिख देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसी पे ही हम लोगों ने पूरे टॉपिक को लेके चलना है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। होमोजेनाइजेशन का मतलब है बारीक बारीक टुकड़े बना देना सेल्स के और टिश्यूज़ के, ठीक है, उसको होमोजेनाइज कर देना, उसको डिसरप्ट कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनाइजेशन। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये होमोजेनाइजेशन। जस्ट जैसे घर के अंदर ब्लेंडर होता है, ब्लेंडर में हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडर के अंदर हम लोग दूध डालते हैं, कोई फ्रूट डालते हैं, फिर उसको हम घुमा देते हैं ताकि हर चीज़ क्या हो जाए, वो होमोजेनाइज हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। तो उसे ये हम लोग उस ब्लेंडर को ही हम लोग होमोजेनाइजेशन का प्रोसीजर बोल रहे हैं। उसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसका ये ब्लेंडर है और इस ब्लेंडर के अंदर ये हमारे पास चॉपर लगा हुआ है, इसके अंदर हम सिर्फ दूध वगैरह नहीं डालेंगे, इसके अंदर हम जिस सेल को, जिस टिश्यू को हम लोगों ने
स्टडी करना होता है उस टिश्यू को इसमें डाल दिया जाता है और इसके अंदर ख़ास तरह के एंजाइम्स डाल दिए जाते हैं। इसके अंदर इसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इस मशीन को घुमा दिया जाता है और ये हर चीज़ को बारीक बारीक हिस्सों के अंदर तकसीम कर देगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ये हमारे पास मिल्क शेक तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब आ गई, दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज के बारे में बता चुका हूँ कि सेंट्रीफ्यूज क्या है कि एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसमें इस ट्यूब को रख दिया जाता है और वो मशीन इसको अच्छे तरीके से घुमाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या होता है, जब वो घूमती है शुरू में इसको हम लोग स्लो स्पीड पे घुमाते हैं उस मशीन को जिस पे ये टेस्ट ट्यूब रखी होती है, फिर इसको मीडियम स्पीड पे घुमाया जाता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जो मजबूती से सेल से जुड़े होते हैं उनको भी निकालने के लिए हम लोग इसको बहुत ही फास्ट स्पीड पे इसको घुमाते हैं। अब इस घुमाने से फ़ायदा क्या होगा? अब फ़ायदा ये होता है जब ये घूमती रहती है और जब इस मशीन को आप स्टॉप करते हैं तो ये जितने भी इसके अंदर जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं ये नीचे की तरफ को बैठना शुरू हो जाते हैं। ये नीचे की तरफ बैठने तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, साइज़ पे, उनका वज़न, साइज़ का मतलब उनका साइज़ कितना है, छोटा है बड़ा है, उनके वेट पे और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या किया हमने, यहाँ से मिल्क शेक उठाया, जो हमारे डिसरप्टेड टिश्यू थे यहाँ उठाए, इसको घुमाया, पहले स्लो फिर मीडियम फिर फास्ट पे एकदम मशीन को रोक दिया। अब क्या होगा, ये जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनल्स होंगे वो अपने वज़न के एतबार से नीचे की तरफ को बैठना शुरू कर देंगे। जो सबसे वज़नी होगा वो सबसे नीचे होगा, जो उससे हल्का होगा वो उससे ऊपर होगा, जो उससे लाइट होगा डेफिनेटली बात है वो उससे आगे लेयर्स बन जाएंगी उसकी, और जो उससे भी हल्का होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है जो चीज़ सबसे वज़नी होगी वो सबसे पहले जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ये डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है तमीज़, फ़र्क। तो जितने वज़न के एतबार से जो सबसे वज़नी होगा वो नीचे, जैसे आप लोग लस्सी बनाते हैं, दही डाली, पानी डाला, उसको मिलाया, तो जब हिलाते हैं उसको तो हर चीज़ मिक्स हो जाती है। थोड़ी देर उसको छोड़ दें तो क्या होगा, दही क्योंकि वज़नी होती है वो सबसे नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। कुछ ज़रात उसके ऊपर होंगे, वाटर वगैरह ऊपर होंगे, और जो बहुत ही हल्के ज़रात यानी फोम होती है, झाग होती है, वो सबसे ऊपर। इस तरीके से ही इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो कंपार्टमेंट्स या इसके जो ग्रेडियंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब सपोज़ हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सबसे नीचे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप अगर इसको निकालना चाहें तो पिपेट वगैरह की हेल्प से, ये देखें यहाँ से आप लोगों ने इसको, यहाँ से इसको आप लोगों ने खींचेंगे, सबसे नीचे से इसको खींचेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। इसको आप निकाल के इसमें सब का सब क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। इससे ऊपर हो सकता है अगर राइबोसोम हो तो आपको यहाँ अपने जो नीडल है इसकी यहाँ तक ले आएँ, इसके ऊपर कुछ और चीज़ है यहाँ तक ले आएँ, तो जो चीज़ खींचेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि पहले से ही वो मुख्तलिफ जो ग्रेडियंट्स हैं वो उसके अंदर बने हुए हैं। तो लिहाजा आपको ये लेयर्स जो हैं ये नज़र आ जाएंगी। और इस तरह आपकी मर्ज़ी है कि पहले तो आप सिर्फ सेल देख सकते थे, अब आप चाहें तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, आप चाहें तो राइबोसोम को देख सकते हैं, आप चाहें तो सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हो। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। तो इसको ही हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद अगर हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलें कि जनरलाइज सेल के अंदर अब आपको उसका स्ट्रक्चर क्या नज़र आएगा। उसका आपको स्ट्रक्चर, तीन बुनियादी हिस्से तो आपको लाजमी सेल में नज़र आते हैं। एक सबसे बाहर वाला जो उसका बेसिक कंपोनेंट है वो होगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सबसे बाहर वाला हिस्सा। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या होगा? सेल वॉल। दूसरा इसका कंपोनेंट जो आएगा वो आपको नज़र आ सकता है इसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस या इसके अंदर मौजूद क्रोमेटिन या न्यूक्लियर मटेरियल। और तीसरी चीज़ जो सेल के अंदर उसके पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो आप उसमें देख सकते हैं, ऑर्गेनल्स। तो ये चीज़ें आप लोगों को बुनियादी तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि एक छोटी सी डायग्राम बना के देख लेते हैं कि अगर आप लोग ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ एनिमल सेल, तो सबसे बाहर वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अंदर वाला जो इसका हिस्सा है बड़ा वाज़ेह होता है, जिसको आप लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स भी नज़र आएंगे, जिनको आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के, ये क्या हैं? ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स आप कई दफ़ा 9th 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, तो ये आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें आपको नज़र हाँ, अगर प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल के बाहर सिर्फ आपको एक चार दीवारी, एक मजबूत दीवार नज़र आ जाएगी। बाकी चीज़ें तकरीबन कम व बेश फ़र्क के साथ वही होंगी। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि बाहर आ जाएगी सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, तो ये आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। वही बुनियादी हिस्से हैं जो कि आपको आम तौर पे नज़र आते हैं। ये एक लार्ज वैक्यूल, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये न्यूक्लियस, बाकी वही ऑर्गेनल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसमें आपको नज़र आ सकती हैं। तो ये इसके जनरलाइज स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलें तो इसमें 2-3 बहुत ही आसान सी बातें हैं, जनरल बातें हैं, जो कि आपको 9th-10th स्टैंडर्ड से ही पता है, लेकिन क्योंकि बुक का हिस्सा है लिहाजा इसको दोबारा से यहाँ पे रिव्यू करेंगे हम लोग। कि जो सेल्स हैं, अगर हम उसको न्यूक्लियस की बुनियाद पे तकसीम करें, सेल्स की अगर हम क्लासिफ़िकेशन करें अगर हम लोग किस बिहाफ पे? न्यूक्लियस की बिहाफ पे, तो आपको दुनिया में न्यूक्लियस की बिहाफ पे 2 तरह के सेल्स नज़र आएंगे। एक सेल को आप लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एक को आप लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक, प्रो मैंने बिफोर, कैरी ऑन मैंने न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग प्रीमिटिव सेल भी कहते हैं। प्रीमिटिव, कदीम ज़माने में, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो माने जाते हैं पुराने अरसे से चलते आ रहे हैं, तो ये प्रीमिटिव होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके अंदर बहुत से फ़र्क हैं, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है, एब्सेंट। जबकि इसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, वाज़े न्यूक्लियस होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। छोटी सी एक डायग्राम ये देखें, ये यूकैरियोटिक सेल है, अभी मैंने डायग्राम बनाई भी है। सबसे बाहर क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन, और ये देखें दिस इज़ न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस की झिल्ली को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि ये देखें, अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले आमतौर पर बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये चीज़ कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। लेकिन ये अगर देखें आप इसका डीएनए, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे देखें ये इसका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बता देना है कि ये इसका डीएनए या क्रोमोसोम। अब क्या है दोनों में फ़र्क कि उसका जो क्रोमोसोम है यूकैरियोटिक का, वो उसके बाहर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को हम कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी उसके जो हेरिडिटी मटेरियल है उसको कवर किया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। जबकि इसका जो डीएनए है वो सस्पेंडेड हुआ है, सस्पेंडेड का मतलब डूबा हुआ है, किस में, साइटोप्लाज्म में। ये देखें साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ है। जबकि यहाँ पे देखें ये साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन से नीचे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर जो इलाका है, यानी आप यूँ कह लें कि साइटोप्लाज्म और डीएनए या क्रोमोसोम के दरमियान में एक रुकावट है, एक झिल्ली है जिसको आप कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म और डीएनए के दरमियान में कोई रुकावट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब आखिर में जाके हम लोग सेल के साइज़ की बात कर लेते हैं, और अगर हम साइज़ की बात करें तो आप लोग ये बता दें कि साइज़ जो होते हैं सेल्स के वो वेरी करते हैं, वेरी यानी एक जैसे नहीं होते, हो भी नहीं सकते। कुछ सेल्स एज बिग एज इतने बड़े होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है बेसिकली वो भी एक एग, एक सेल ही है। ये जो आप लोग सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में जो अंडा खाते हैं, वो जो जर्दी है वो न्यूक्लियस मान लें उसको, और बाहर जो सफ़ेदी है उसको क्या मान लें, साइटोप्लाज्म। तो ऑस्ट्रिच के एग जो है वो एक सेल है, तो उसको देखने के लिए कम से कम आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी सेल्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन आई जो है उसको अनएबल होती है डिटेक्ट करने के लिए, लिहाजा इसी वजह से उनको देखने के लिए हमें, यानी अब इस तरह की बात हो गई, एक सेल वो है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें एग्जांपल आपने दे दी, सबसे बड़ा दुनिया का सेल जो हो गया वो कौन सा हो गया, ऑस्ट्रिच एग हो गया। लेकिन ज़्यादातर को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सेल के जो साइज़ हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो उनको हम लोग माइक्रोमीटर्स में मैयर करते हैं, उनको मैयर किया जाता है माइक्रोमीटर्स में। और साथ में ये भी बता दें MCQ में कि 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁶ मीटर्स के इक्वल होता है। ये आपका MCQ भी बन सकता है। तो गर्ज कहने का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज हम इस काबिल हो गए हैं कि सेल तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सेल के किसी भी कंपोनेंट को भी अलहदा से भी उसको देखा जा सकता है, क्योंकि सेल इटसेल्फ जो हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको देखना पॉसिबल नहीं होता ह्यूमन आई से। और सेल के अंदर क्या है वो उससे भी छोटी चीज़ें हैं, उनको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो इसी वजह से आज हम लोगों ने एक नई जो दुनिया है वो एक्सप्लोर कर ली है, और बहुत सी जो रिसर्च हो रही है वो सेल्स पे ही हो रही, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शनिंग है वो कौन कर रहे हैं, सेल्स, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.